बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को आज आपको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। इसके अंदर मौजूद जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपको सब करनी है। मैं फिलहाल आज आपको सिर्फ इसकी चैप्टर की प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूँ। टोटल 4 प्रॉब्लम है, न्यू जो बुक एडिशन आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ 4 प्रॉब्लम है, तो वो आज मैं इंशाल्लाह आपको सारी ही करवा दूंगा। तो ये आपको करनी है, साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी करिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स वैसे ही कम होते हैं और आसान होते हैं, तो आप केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। स्टूडेंट शॉर्ट वाले क्वेश्चन तो 5-6 तो न्यूमेरिकल से ही हल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा थोड़ा बहुत याद करेंगे तो हो जाएगा काम। तो न्यूमेरिकल आपको कोई भी नहीं छोड़ना, सबको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें लिखा हुआ एट 444 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज परफॉर्म्ड इन अ सील्ड 1 डेसीमीटर क्यूब स्टील वेसल। देखो स्टूडेंट, आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर का मकसद ये होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये बताने के लिए होता है। टेम्परेचर डेटा में इंट्रोड्यूस नहीं करना, डेटा में टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता। तो यहां पर वो बता रहा है कि एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है डेटा में जो हम लिखेंगे वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमें कितना दे रहा है, वॉल्यूम हमें दे रहा है दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। चले भाई, बेहतरीन हो गया एकदम। आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, और उसके अंदर कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन है और एक है आयोडीन। तो इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां तक की बात क्लियर। वो बोल रहा है अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ I2 एंड 7 मोल ऑफ HI। कैलकुलेट क्या करना है, वो बोला Kc बता दो पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट बोला है इनिशियल कंसंट्रेशन बता दो H2 की और I2। अब जरा सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने बताया है कि इक्विलिब्रियम, आपको पता है ना जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। असल में मैंने गलती करी, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। चले भाई, अब आप रिवर्सिबल रिएक्शन तो पढ़ के आ चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। तो एक वक्त आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उस वक्त हम कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच हो गई। तो उस वक्त जो हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी, उस वक्त जो हमारे पास आयोडीन की कंसंट्रेशन थी, और उस वक्त जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन थी, वो हमें दी जा रही है, इक्विलिब्रियम पर दी जा रही है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले भाई, तो यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन को शो करवाने का तरीका होता है, H2 की कंसंट्रेशन लिखूंगा तो मैं लगा दूंगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का फायदा क्या है, ये बता रहा है H2 की कंसंट्रेशन। तो जल्दी से देखिएगा, H2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल। अब आप बोलेंगे सर ये तो 1 मोल दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन तो नहीं है। चले भाई स्टूडेंट, टेंशन नहीं ले, आपको आगे जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ना, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन का जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो मोल दिए हुए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब थोड़ी है, टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ इसके फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ मोल है H2 के, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करवा दो तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। चले भाई, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया मोल और ये आ गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 1। तो यहां से हमारे पास H2 की कंसंट्रेशन आ गई 1 मोल पर डेसीमीटर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। उसने एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, पता है क्या है, कभी कभी होता है ये कि सवाल में बताते ही नहीं है कि वॉल्यूम कितना है और आपको मोल दे देते। तो याद रखिएगा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो याद रखिएगा आप वॉल्यूम कंसीडर करेंगे 1।
ये कब करेंगे? जब आपको सवाल में बता ही नहीं रहा कि जो जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना। अगर नहीं बता रहा और आपको सिर्फ मोल दे रहा है तो फिर आप याद रखिएगा, आप वॉल्यूम 1 सपोज करके कैलकुलेशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। चले भाई, इसी तरीके से I2 की कंसंट्रेशन भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ I2 बराबर होगा किसके? इसके भी 1 मोल है तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हमारे पास HI की कंसंट्रेशन गिवन है एट इक्विलिब्रियम, वो कितनी है? 7 मोल। तो 7 को डिवाइड करवा देंगे 1 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मुझे चेक करने चाहिए कि आपको नजर आ रहा है यहां तक। चले बेहतरीन है। चले, तो स्टूडेंट ये तो हमारे को डेटा में गिवन था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मांगा क्या है? मांगा उसने पहली चीज हमसे क्या मांगी? ए पार्ट हमसे क्या मांग रहा है? वो बोल रहा है केसी निकाल के दे दो प्यार से। केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और दूसरी चीज वो मांग रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। चले भाई, बेहतरीन बात हो गई। वो बोला इनिशियली H2 और I2 कितना था? जब रिएक्शन स्टार्ट करने वाले थे उस वक्त हमने H2 और I2 कितना लिया था ये बताना है इनको। तो भाई देखें, सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट बेहद आसान है, कैसे करेंगे? चले भाई देखें, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो उसने हमारे को क्या बोला? सबसे पहले केसी निकालो, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में हमें निकालना है केसी। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले रुक जाए, काम करिएगा, इक्वेशन लिख लीजिएगा। इक्वेशन क्या है हमारे पास? H2 प्लस का I2, रिएक्शन होगा रिवर्सिबल और बन जाएगा 2HI। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। चले भाई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? केसी। पहला पार्ट हल करते हैं। केसी किसके बराबर होता है? तो केसी बराबर होता है किसके? केसी का एक्सप्रेशन लिख के दिखाएं। कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है? HI। तो ये आ गया हमारे पास HI। इसके मोल कितने? 2, तो ये इसकी पावर बन जाएगा। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन कौन है? एक हमारा रिएक्टेंट है H2 और एक हमारा रिएक्टेंट है I2। चले भाई, बेहतरीन हो गया एकदम। आगे बढ़ते हैं। HI की कंसंट्रेशन कितनी है? इक्विलिब्रियम पर। याद रखिएगा, केसी में जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन आती है वो याद रखिएगा हमेशा इक्विलिब्रियम पर आती है। ये बात अपने जहन में फिक्स कर लीजिएगा। चले भाई, HI की कंसंट्रेशन है 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 और I2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1। 7 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 49। तो हमारे पास केसी की कंसंट्रेशन निकल के आ गई 49। अब आता है इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर केसी का यूनिट कहाँ है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, केसी का जो यूनिट है वो आप हर जब भी आप कैलकुलेट करें केसी, तो हर रिएक्शन के लिए आपको केसी का यूनिट निकालना होता है। तो आज जरा इसका भी निकालते हैं। तो जरा चेक करिएगा स्टूडेंट, ऊपर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? आप बोलेंगे सर मोलर। मोलर का मतलब भी याद रखिएगा क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग मोलर भी कहते हैं। याद रखिएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब असल में क्या होता है? मोलर ही होता है। चलें, तो यहां देखें, तो HI की कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया? मोलर। इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। चले भाई, H2 की कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे? मोलर होगा इसका भी। I2 की कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोलर। एक से एक कैंसिल, ये वाले से ये वाला कैंसिल। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए केसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। चले भाई, पहला पार्ट तो हल हो गया, बेहतरीन था। अब आए जरा दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारा दिमाग थोड़ा हिला देता है, समझ में नहीं आता करना क्या है। तो आए जरा चेक करते हैं। स्टूडेंट उसने हमसे मांगी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आप याद रखिएगा, जैसे ही उसने जिक्र कर दिया ना इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो आप लोगों को यहाँ पर आइस टेबल बनाना लाजिम हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर ये आइस टेबल क्या है? पढ़ के आए होंगे थ्योरी के अंदर। तो आइए जरा चेक करते हैं। अब हम यहाँ बनाएंगे आइस टेबल। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। H2, ये आ गया H2 प्लस का I2 और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा 2HI। बेहतरीन हो गया। चले भाई, अब आइस टेबल क्या कहता है सुनिएगा। आइस का मतलब होता है I, C और E। बेहतरीन हो गया एकदम। चले, I का मतलब इनिशियल,
आई का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। सी का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। और ई का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी थी। चले भाई, ये हो गया। अब मुझे एक बात बता, थोड़ा सा रिएक्शन को मैं इस साइड पे कर देता हूँ ताकि सही वैल्यू नजर आए ना। तो यहाँ पर इसको रख देता हूँ H2 को इधर प्लस I2 को इधर, और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और यहाँ पे आ जाएगा 2HI। चले भाई जरा गौर फरमाएं। इनिशियल, अब मेरा सवाल है आप लोगों से, इनिशियली H2 आपने कितना लिया, I2 कितना लिया, क्या आपको पता है। आप बोलेंगे सर ये तो हमें निकालना, हमें कैसे पता। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं हमने H2 जो लिया होगा ना वो A लिया है। कितना लिया है, A। हमें नहीं पता कितना लिया, A लिया होगा H2। और I2 कितना लिया होगा, हम मान लेते हैं I2 हमने B लिया होगा। और इनिशियली प्रोडक्ट कितना होगा, अरे भाई रिएक्शन तो अभी स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा ना। तो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो प्रोडक्ट कैसे होगा। तो इनिशियली प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, प्रोडक्ट 0। बेहतरीन हो गया एकदम। आगे चेंज करते हैं, उसमें चेंज कितना आएगा। अब आपको पता है जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो सुनिएगा बात को। सपोज कर लेते हैं कि यहां पर H2 की कंसंट्रेशन X कम हुई होगी, कम हुई है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। I2 की भी इतनी कम हुई होगी, X कम हुई होगी। और HI की कंसंट्रेशन बढ़ी होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, तो यहाँ पे 2 मोल है तो आएगा 2 और X आ जाएगा प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस बताएगा कि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। अगर यहाँ 3 मोल होता तो प्लस 3x आता, यहाँ 4 मोल होता तो प्लस 4x आता, और 1 होता तो प्लस x आता। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो यहाँ पे माइनस बता रहा है कि H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम हुई है। कितनी, x कम हुई है। और HI की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ी है, तो प्लस का 2x बढ़ी है। अब चेंज कितना आया, तो चेंज के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो A माइनस का x, तो ये आ जाएगा। इसमें देखें तो B माइनस का x, चेंज आ गया। और इसका क्या होगा, 0 प्लस का 2x कितना होगा, 2x होगा। बेहतरीन हो गया। चले सर अब क्या करें, हमें तो A और B निकालना है भाई। तो सुनिएगा स्टूडेंट, मुझे एक बात बताया, सवाल में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। मैंने आपको बताया, उसने हमें बताया था कि ये जो कंसंट्रेशन है H2 की, I2 की और HI की, ये किस पर है। तो आप बोलेंगे सर ये तो इक्विलिब्रियम पर है। और ये क्या है, ये जो कंसंट्रेशन है H2 की कब है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। ये I2 की कंसंट्रेशन है, कब है, इक्विलिब्रियम पर है। ये कब है, इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब हमारे को H2 की, I2 की और HI की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन पता है। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो इसका मतलब हमें पता है कि H2 HI की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, 7। तो इसका मतलब 2x बराबर आ जाएगा किसके, 7 के बराबर। इसी तरीके से हमें पता है I2 की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, 1। तो B माइनस x बराबर आ जाएगा किसके, 1 के। इसी तरीके से हमारे को पता है H2 की कंसंट्रेशन कितनी थी इक्विलिब्रियम पर, 1। तो ये जो है ना, ये कंसंट्रेशन सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा। क्लियर हो गई बात। तो अब जरा यहाँ से चेक करें स्टूडेंट, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 7 डिवाइडेड बाय। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि a माइनस का x बराबर आ गया 1 के, और b माइनस का x बराबर आ गया किसके, 1 के। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है x किसके बराबर है, तो उसने बता दिया x बराबर है 7 डिवाइड बाय 2 के, या वहां जाके 1 हो गया। उसके बाद b माइनस का x किसके बराबर है, 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 7 डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से ये बन जाएगा b इज इक्वल टू 1 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत आसान है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 1 जा 2 प्लस का 7 है तो ये आ गया 7 एंड 2 1 जा, देखिए 2 1 जा 2, 1 7 जा 7 एंड 2 1 जा 2। 7 और 2 कितने होते हैं, 9। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से b भी निकल के कितना आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों सेम है। 9 डिवाइड बाय 2 कितने होते हैं, 4.5। इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गई 4.5, और इसी तरीके से b भी कितना आ गया हमारे पास, 4.5। सही है, यहां तक की बात क्लियर होगा एकदम। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने a और b की कंसंट्रेशन को
निकाल लिया स्टूडेंट। तो बताएं कितना मुश्किल काम था। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी निकाल ली, H2 की और I2 की, क्योंकि A और B हमने किसको कहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन को कहा था H2 की और I2 की। तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और I2 की क्या निकल के आ गई, वो ये रही आपके साथ। आई होप कि ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना, बेहतरीन तरीके से। तो आए जरा अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही आसान है। आए जरा इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ लेड फ्लोराइड इज अ हाई मेल्टिंग व्हाइट सॉलिड यूज्ड इन ग्लास कोटिंग टू रिफ्लेक्ट IR रेज, मतलब इंफ्रारेड रेज। स्टूडेंट ये बात तो सिर्फ लेड फ्लोराइड के बारे में हो गई। उसके आगे लिखा हुआ इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर। तो बोल रहा है कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर की, एट वाटर के अंदर, किसकी, लेड फ्लोराइड की वाटर के अंदर एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो इतनी है 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब वो बोल रहा है KSP को कैलकुलेट करो। क्या बोल रहा है वो, KSP को कैलकुलेट करो। अब स्टूडेंट एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्टूडेंट KSP क्या है? आप बोलेंगे सर ये KSP असल में क्या है, दिस इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन स्टूडेंट इसके बारे में आपको एक बात पता होगी, आप पढ़ के आए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हम लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, उन सॉल्ट के लिए हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू। लेकिन एक खास बात है स्टूडेंट, आपकी बुक ने भी मेंशन की हुई होगी। स्टूडेंट याद रखिएगा KSP की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैसे सॉल्यूशन के लिए ली जा सकती है, याद रखिएगा KSP की जो वैल्यू है वो हम सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। जबकि आयोनिक प्रोडक्ट, ये भी है, आयोनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए भी निकालते हैं, अनसैचुरेटेड के लिए भी निकालते हैं और सुपर सैचुरेटेड के लिए भी निकालते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं KSP की, तो याद रखिएगा ये KSP असल में कब होती, कब लेते हैं, ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बताने की जरूरत क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, है ना। आए जरा अब आपको प्रॉब्लम आएगी, जरा चेक करिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। अब इसको भी फिलहाल छोड़े, ये जो सॉल्युबिलिटी उसने दी है, ये सॉल्युबिलिटी दी है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। ये हमें सॉल्युबिलिटी क्यों दे रहा है, क्योंकि KSP का फॉर्मूला होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब हमारा सारा लेना देना तो कंसंट्रेशन के साथ है। ये सॉल्युबिलिटी कहां से टपक गई, तो स्टूडेंट ये इस बात का जवाब देता ही है, क्योंकि स्टूडेंट एक बार अपने जहन में बिठा ले, एट अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो उस वक्त सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन की वैल्यू बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी है वो असल में अब किसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी, लेड फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बन जाएगी, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी किसकी है, लेड फ्लोराइड की है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है मैं अब इसको कंसंट्रेशन लिख सकता हूं, क्योंकि हम KSP कैलकुलेट कर रहे हैं। KSP का मतलब ये होगा कि उसने लाजमी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही लिया होगा। यहां तक की बात क्लियर। अब उसमें एक मसला है, पता है क्या, आप बोलेंगे सर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, सुनिएगा बात को, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऐसा ही है। तो अगर आप यहां देखें तो यूनिट क्या है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब तो है, सिर्फ ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, मास को मोल में कन्वर्ट करना है, ये तो हम सीख क्या है ना। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मतलब मैं इसको मोल से डिवाइड करवा दूंगा, तो यहां से मोल में, सॉरी मास, मोलर मास से डिवाइड करवा दूंगा तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतने बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमें पता चल गया, ओवरऑल बात हमें समझ में आई कि ये जो सॉल्युबिलिटी है ये असल में कंसंट्रेशन ही है, किसकी, लेड फ्लोराइड की। तो जरा देखिए, मैं लेड फ्लोराइड की कंसंट्रेशन को कह देता हूं एक्स ए, और इसको हम लिखते क्या है, PbCl2, सॉरी PbF2, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है, अब आपको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो जिस वजह से उसने आप लोगों को लेड का एटॉमिक मास भी दिया, सही है, और 207, फ्लोराइड का एटॉमिक मास भी दिया 19,
तो इससे आप लोग मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे जल्दी से बता देता हूं। लेड का एटॉमिक मास है 207 प्लस फ्लोराइड का एटॉमिक मास है 19 और 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 245। तो यहाँ पे याद रखिएगा मोलर मास ऑफ PbF2 कितना आ गया 245 और यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। यूनिट लाजमी याद करें, लिखने आप लोगों को। चले अब ग्राम से ग्राम काटना है तो ग्राम नीचे आएगा तो 1 मोल के अंदर 245 ग्राम होते हैं किसके लेड फ्लोराइड के। अगर आप लेड फ्लोराइड का 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर 245 ग्राम होते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इस तरीके से कंसंट्रेशन आ जाएगी लेड फ्लोराइड की इन मोल पर DNQ। बहुत डिटेल में बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि वजह नहीं पता होगी तो फिर फायदा नहीं करने का। न्यूमेरिकल हर कोई सॉल्व कर लेता है लेकिन वजह जरूर पता होनी चाहिए। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं जल्दी से। तो 0.00236 और यूनिट क्या आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। चले बहुत हो गया, आगे देखिए। अब हमारे पास लेड फ्लोराइड की कंसंट्रेशन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है KSP। क्या करना है? KSP को कैलकुलेट करना है। आए जरा सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर आने के बाद एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आती है, पता है क्या? उन्हें यहां पर इक्वेशन तोड़ने में बड़ा मसला होता है। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट, स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट है, सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को लिखना। तो लेड फ्लोराइड को आपने वाटर में डाला तो होगा क्या कि ये लेड फ्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा अपने आयंस के अंदर। तो यहां देखें स्टूडेंट, रिएक्शन लिख देते हैं पहले। तो ये हमारे पास था PbF2 लेड फ्लोराइड, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, सही है। अब होगा क्या, ये टूट जाएगा, एक Pb में टूटेगा प्लस और एक F में टूटेगा। अब मसला पता है क्या आता है? मसला ये आता है चार्ज क्या आएगा, Pb पे क्या चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा। ये एक बड़ा मसला होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका मसला मैं आपको सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है ना, ये जो जितने 7 ग्रुप के एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। हेलोजन कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे कहलाते हैं 7 ग्रुप के एलिमेंट जिनको हम कहते हैं हेलोजेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी हेलोजन है उन सब के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1 -1 -1 -1 क्लियर हो गई बात? अब सुनिएगा बात, एक और बात जो हम कंपाउंड लिखते हैं जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें याद रखिएगा जो पहले लिखते हैं ना, पहले याद रखिएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उस पर जो चार्ज आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरे वाले पे क्या होता है? नेगेटिव। इसी तरीके से इस पे पॉजिटिव होगा और इस पे नेगेटिव। तो पहला वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और उसके बाद दूसरा वाला हमेशा नेगेटिव। यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। अब जरा देखिए आप, तो Pb पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब लाजमी इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव। फ्लोरीन बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पर लाजमी कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। चले भाई, अभी बताया जितने हेलोजन है उन सब पे चार्ज क्या होता है? -1। तो इसका मतलब फ्लोरीन पे कंफर्म चार्ज कितना है? -1। अब हमें यह पता लगाना है कि लेड के ऊपर चार्ज कितना है? +2 है, +1 है, +4 है, कितना है? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा यहाँ पर। ये जो फ्लोरीन के लिए 2 लिखा हुआ है ना, ये इसके पास आता है। कहां आता है? Pb के ऊपर आता है। तो इसका मतलब Pb के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2। मसला हल हो गया, जिंदगी सुकून में आ गई। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक नई प्रॉब्लम सामने आती है उसमें, पता है क्या? KSP का एक्सप्रेशन क्या कहता है? जरा सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं। KSP का एक्सप्रेशन बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन है? एक तो लेड है और एक और बात इक्वेशन को बैलेंस भी तो करना है। यहाँ पे एक लेड, यहाँ पे एक लेड, बैलेंस। फ्लोरीन कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। चले भाई, फ्लोरीन आ गया F -1, 2 मोल है तो पावर क्या आ जाएगी? 2। ये आ गया हमारे पास KSP का एक्सप्रेशन। लिखना सीखा होगा आप लोगों ने, बहुत आसान होता है। जो मोल होते हैं वो पावर बन जाते हैं बस। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आपके पास लेड की कंसंट्रेशन है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, सवाल में तो नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपके पास फ्लोरीन की कंसंट्रेशन है? तो आप बोलेंगे सर डेटा में तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप लोगों को लेड की कंसंट्रेशन पता करनी पड़ेगी और
फ्लोरीन की कंसंट्रेशन पता करनी। अगर दोनों की कंसंट्रेशन आपने पता कर ली उसके बाद ही आप KSP को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आए जरा। अब स्टूडेंट्स मैंने इसकी कंसंट्रेशन को क्या बोला हुआ X, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई X। अब इसके कितने मोल 1, तो इसकी भी कितनी होगी X ही होगी। इसके कितने मोल 2, तो इसकी कितनी होगी 2X होगी। यहां तक की बात क्लियर है? उसमें जिन जिन के मोल बराबर होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन भी बराबर होती है। तो यहाँ इसका 1 मोल था, सही है, और यहाँ पे इसका 1 मोल था, तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी। लेकिन वो फ्लोराइड आयन के 2 मोल थे, इस वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो इसके मुकाबले में 2 टाइम्स होगी। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 3 मोल होता तो 3x, 4 मोल होता 4x, 5 मोल होता 5x। समझ में आ गई बात? अब यहां से कंसंट्रेशन ऑफ किसकी Pb2+ कितनी आ गई X आ गई। यहां से आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ F-1 फ्लोराइड आयन की कितनी आ गई 2X। क्लियर? चले भाई KSP का एक्सप्रेशन लिखे। KSP का एक्सप्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर क्या है फ्लोरीन, इसमें मोल आ जाएगा पावर। क्लियर हो गया? ये तो आसान था बहुत। चले Pb+2 की कंसंट्रेशन कितनी है X, तो ये आ गया X। फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 2X, और इसके ऊपर पावर क्या आ गई 2, ये आ गया X इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, X पे भी स्क्वायर आ जाएगा। 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 4x3। क्लियर? 4 इंटू क्या आपको x पता है कितना है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, x तो हमें पता है 0.00236, तो ये आ जाएगा 0.00236 और इसकी पावर 3। तो मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूं। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारे पास KSP निकल के आ जाएगा। चले भाई मैंने यहां पर KSP को कैलकुलेट तो कर लिया, ये आ गई वैल्यू। अब स्टूडेंट यूनिट क्या होगा, ये है इंपॉर्टेंट बात, तो याद रखिएगा यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। चले भाई निकालते हैं। यहां पर Pb+2 की कंसंट्रेशन मतलब यूनिट क्या आएगा मोलर। कितना आएगा मोलर। ये F- की कंसंट्रेशन, इसका यूनिट क्या आएगा मोलर, और इस पे स्क्वायर भी लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 2, और m इंटू एम स्क्वायर कितना होगा m3, कितना हो जाएगा m3। और आपको तो पता है, क्या पता है आप लोगों को कि जो मोलर होता है किसके बराबर होता है मोल पर dm³ के बराबर होता है। तो इस पे पावर कितनी आ गई 3। इस पावर को अलग अलग लगा दें तो मोल के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और dm³ के ऊपर पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास यूनिट आप चाहें तो ये लिख दें, ये भी सही है, आप चाहें तो ये लिख दें, ये भी सही है, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे बुक वाला लिख देता हूं, जरूरी नहीं है कि यही वाला लिखे, ये भी सही है, ये यूनिट भी एकदम 100% करेक्ट है, ये भी सही है, आपकी मर्जी है जो आसान लगे। तो मैं बुक वाला दिखाना चाहता था इसलिए मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, मोल क्यूब पर dm9। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस मजेदार से न्यूमेरिकल को हल कर लिया। आई होप कि आपको जितने न्यूमेरिकल में समझा रहा हूं इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। देखिए कराने का मसला नहीं है, कराने को तो आप देखें कितना छोटा सा है, असल चीज है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट में मसला है ना तो फिर मजा नहीं आएगा न्यूमेरिकल करने में। तो यहाँ पे जाके उसने 2 न्यूमेरिकल होगा कंप्लीट। आए अब 2 न्यूमेरिकल बचे उनको भी जल्दी से कर देते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस न्यूमेरिकल में जो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करने जाऊंगा वो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 146-7 में मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो आप देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 एट 523 डिग्री सेल्सियस इज 0.82। वो बता रहे Kp की जो वैल्यू है उन्होंने इस टेम्परेचर पे कैलकुलेट की, वो आई 0.80। अब आप बोलेंगे सर ये Kp क्या है, उसने आपने जरूर पढ़ा होगा Kp असल में क्या होता है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, लेकिन गैसेस के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इसका Kp का। और Kc क्या होता है कि Kc असल में क्या होता है कंसंट्रेशन का रेशियो होता है, ये पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, वो Kc क्या होता है कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो Kp हो जाएगा,
जब कंसंट्रेशन लेते हैं तो केसी हो जाएगा। वो बोल रहा है केसी कैलकुलेट करो इस रिएक्शन के लिए। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने रिएक्शन आपको दे दिया और यहाँ सारे के सारे गैस ही है। चले भाई, तो यहाँ पर हमारे पास केपी उसने दे दिया 0.82, केसी हमें निकालना है। अब स्टूडेंट आपको रिलेशन पता होना चाहिए केपी और केसी के दरमियान का। स्टूडेंट केपी बराबर होता है किसके, केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। इसे हम कहते हैं जनरल रिलेशन है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो डेल्टा एन है ये क्या है, ये असल में कहलाते हैं स्टूडेंट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है स्टूडेंट, आए जरा निकालते हैं। तो डेल्टा एन चाहिए होगा, डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास रिएक्शन मौजूद है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। चले मैं लिख क्यों रहा हूं, आपको बता तो रहा हूं ना। चले भाई, प्रोडक्ट चले मैं लिख देता हूं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ताकि याद रहे, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट आप अगर प्रोडक्ट की साइड पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक इधर ये रहा 1 मोल, एक इधर ये रहा 1 मोल, तो 1 + 1 कितना होगा 2। इसका मतलब प्रोडक्ट के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। रिएक्टेंट की बात करें तो सिर्फ एक है, तो यहाँ पे इसके अंदर से माइनस करवा देंगे 1 को, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। स्टूडेंट एक बहुत बेहतरीन बात पता चली, पता है क्या, अगर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता, कितना होता 2, कोफिशिएंट देखते हैं ना 2, तो यहाँ के नंबर ऑफ मोल भी 2 है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल भी 2 है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और अगर याद रखिएगा जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 हो जाएगा तो याद रखिएगा केपी और केसी दोनों की वैल्यूज हमेशा बराबर होती हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मतलब फाइनल मोल्स और इनिशियल मोल्स अगर बराबर हो जाए तो याद रखिएगा केपी और केसी बराबर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपको बता दी, तो याद रखिएगा। चले आइए जल्दी से अपने न्यूमेरिकल को करते हैं। चले भाई आगे देखें, चले अब यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट, चेंज इन नंबर ऑफ मोल आ गया, बेहतरीन हो गया काम। अब आप बोलेंगे सर कैसे हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल बराबर होगा 0 के, तो पावर आएगी 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो जिस वजह से बचेगा 1, और यहाँ तक केसी बनता क्या हो जाएगा केसी। तो इस तरीके से केपी बराबर आ जाता है केसी के। ये सिर्फ मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी, न्यूमेरिकल का कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल। अब ये आ गया, अब ये आर क्या है ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप क्या लेंगे 0.0821, और यूनिट क्या होगा एटीएम बीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। बेहतरीन हो गया बिल्कुल। अब बचा टेम्परेचर उसने कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर उसने दिया हुआ हमारे को 523 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट इसको केल्विन में लाजमी करिएगा, क्योंकि आप देखें आर की वैल्यू के अंदर टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन। तो याद रखिएगा इसको केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं 273 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 796 केल्विन। बेहतरीन हो गया एकदम। तो यहां जाके स्टूडेंट हमारा डेटा होता है कंप्लीट। देखें न्यूमेरिकल में हमें क्या चाहिए था, केपी पता है बिल्कुल, केसी निकालना है, आर भी पता है, टी भी पता है, डेल्टा एन भी पता है, हो गया एकदम बेहतरीन काम। सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे और काम खत्म। चले भाई तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन केपी और केसी क्या है, केपी बराबर होता है किसके, केपी बराबर होता है किसके केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। हो गया बेहतरीन काम। अब इसको केसी के लिए अरेंज कर लेंगे, तो केसी के लिए इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, केसी बराबर आ जाएगा किसके, आर टी की पावर डेल्टा एन, या मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा तो केपी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टी की पावर डेल्टा एन। हो गया ना बेहतरीन काम। चले अब वैल्यूज को पुट कर दें, तो केपी कितना था, केपी है 0.82, तो ये आ गया हमारे पास 0.82। आर कितना है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, आर हमारे पास है 0.0821। टेम्परेचर कितना है केल्विन में 796, और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है दैट इज 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट वैल्यू आई केसी की 0.0125। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर
ये आंसर आपका जो आंसर आया है ये तो बुक से मैच कर ही नहीं रहा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, बुक के अंदर आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर 100% करेक्ट है। क्यों मैं इतना श्योर हूं? इसकी वजह ये है कि ना हमने फॉर्मूला गलत यूज किया, फॉर्मूला भी 100% करेक्ट है, अरेंजमेंट भी बिल्कुल सही है और कैलकुलेशन भी 100% सही है। तो इसका मतलब आंसर 100% यही करेक्ट है, बुक वाला आंसर गलत है स्टूडेंट। अब आखिरी काम क्या रह गया? आखिरी काम ये रह गया कि अब आप देखें तो बुक के अंदर तो उन्होंने यूनिट दिया ही नहीं, लेकिन हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट केसी का यूनिट आपको पता है हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिख के चेक कर लें। तो ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, केसी का एक्सप्रेशन। कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दो प्रोडक्ट है और एक रिएक्टेंट था। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोलर। मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरीके से ये भी कंसंट्रेशन है, इसका भी यूनिट मोलर, और नीचे भी कंसंट्रेशन है, इसका भी यूनिट मोलर। एक मोलर से एक मोलर गया तो कितने मोलर बचे? एक। इसका मतलब इसका यूनिट आएगा मोलर। मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब। बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस न्यूमेरिकल को भी, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आए अब जरा इसकी आखिरी लास्ट प्रॉब्लम रह गई, उसको भी फटाफट कर लेते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आए इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 164.4 ग्राम N2 एंड 518.4 ग्राम O2 gases are mixed and heated at 2300 degrees Celsius until the equilibrium is established। बोल रहे हैं कि इनिशियली, सुनते जाइएगा बात को बहुत ध्यान से, इनिशियली उन्होंने नाइट्रोजन इतना लिया, ऑक्सीजन इतना लिया और इन दोनों को मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से और रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब जब तक रिएक्शन स्टार्ट हुआ उसके बाद इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश होगी ना, तो जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुई ये मिक्स होते गए इस टेम्परेचर में, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई स्टूडेंट तो उस वक्त देखा गया कि जो हमारा प्रोडक्ट था नाइट्रिक ऑक्साइड वो इतना ग्राम बना हुआ था। समझ में आई? तो बताओ अब केसी कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पहले क्या काम करेंगे, डेटा बनाएंगे प्यार से, बहुत आसान है डेटा। अब स्टूडेंट खुद सोचे थोड़ी देर के लिए, केसी के लिए आप एक्सप्रेशन किस में लिखते हैं? आप बोलेंगे सर केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या पूरे न्यूमेरिकल में क्या कंसंट्रेशन का जिक्र आया? तो आप बोलेंगे सर नहीं। तो इसका मतलब ये तो ग्राम में। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ग्राम से कंसंट्रेशन में पहुंचना होगा। अब आपको पता है कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, मतलब हमारा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? मोल, ऊपर मोल आते हैं जितने भी मोल है और उसके बाद उसका वॉल्यूम। अब आपको पता है इस न्यूमेरिकल में क्या कहीं वॉल्यूम दिया हुआ है? आप बोलेंगे सर नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर वॉल्यूम गिवन ना हो वहां पे आप समझ जाएं कि वॉल्यूम होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। इसी वजह से डेटा में मैंने डायरेक्ट लिख दिया वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, वरना आप लोग परेशान हो जाते। अब स्टूडेंट खुद सोचे, जब वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है तो मुझे लिखने का 1 फायदा नहीं। इसका मतलब जब वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो उस वक्त कंसंट्रेशन और मोल बराबर हो जाते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब इस मास को मोल में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन निकाल ली। आई होप यहां तक की बात क्लियर। इसका मतलब हम इस मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आप बोलेंगे सर हमने नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद किया। क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो भी मास होता है तो उसी को उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसी वजह से जब मैंने देखा कि ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, तो इसका मतलब हमें मोलर मास सबके चाहिए होंगे ताकि हम उन्हें मोल में कन्वर्ट कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे सर मोलर मास हमें याद करने पड़ेंगे? नहीं स्टूडेंट, आपको वो लाजमी है कि वो जब न्यूमेरिकल देगा तो आपको मोलर मास देगा। ये हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट N2 का मोलर मास ना दे, वो आपको डायरेक्ट O2 का मोलर मास ना दे, आपको डायरेक्ट NO का ना दे। आपको पता क्या दे दे? आपको ये दे देगा वो कि आपको ये बोलेगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, बस ये दे दिया। अब आप खुद निकाल लें। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। N2 का कैसे निकालेंगे? हमें पता है N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मिल जाएगा 28, और यूनिट क्या होता है? ग्राम
पर मोल, लाजमी याद करें इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। उसके बाद O2, O2 का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो यहां से O2 है तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मोलर मास निकल के आ गया, दैट इज ग्राम, 32 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया। इसी तरीके से NO, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 40, नया एलिमेंट आएगा तो प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दोनों का ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 30। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया 30 ग्राम पर मोल। आई होप यहां तक की कहानी आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। चलें, अब जब मोलर मास आ गया तो जितने भी मासेस हैं उनको उन्हीं के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो जरा गौर फरमा लें, ये जो N2 और O2 की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल है। हमेशा याद रखिएगा Kc का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है ना, तो उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्विलिब्रियम पर होती है। यहां पे सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन हमें पता है NO की, सिर्फ NO की पता है। हमें N2 और O2 इक्विलिब्रियम पे कितने थे वो हमें नहीं बताया, सिर्फ इनिशियली बताया इतने। चले भाई, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2, तो आपके पास मास ये रहा, इसी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के मोलर मास कितना 20 और उससे डिवाइड कराएंगे तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O2 निकाल लेंगे कैसे, इसका मास हमें दिया हुआ है 518.4 ग्राम और इसी को इसके मोलर मास से 32 है, डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी O2। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई, बेहतरीन हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन किसकी निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम की निकालेंगे, क्योंकि NO की हमारे पास जो मास गिवन था वो इक्विलिब्रियम पे था, तो अब इसकी कंसंट्रेशन जो हम निकालेंगे वो भी इक्विलिब्रियम पे ही होगी। चलें, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसको कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख दिया। अब जरा गौर फरमाएं, मास इसका ये रहा और इसका मोलर मास 30 है, उसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी NO की, और वो ये। आई होप यहां तक की बात क्लियर। और हमें निकालना क्या है, Kc। यहां जाके ये खूबसूरत सा डेटा कंप्लीट हो गया। अगर आपको डेटा बनाने में अगर मसला है, मैं सही बता रहा हूं, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। अगर आपका डेटा सही बन जाए ना तो आपका न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मैं फिर बोल रहा हूँ, Kc के न्यूमेरिकल से ज्यादा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो Kc के सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। ये लाजमी आते हैं पेपर में Kc के। तो चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम Kc के न्यूमेरिकल में इक्वेशन को लिखना होता है, तो सबसे पहले उसने इक्वेशन दी हुई थी, मैंने उतार दी प्यार से, और कुछ नहीं किया। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है स्टूडेंट, मुझे बताएं क्या इस न्यूमेरिकल में आइस्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, बस मुझे ये बात बता दें। तो आपका इंशाल्लाह जवाब आ ही गया होगा कि सर आइस्टेबल बनेगा। अब रीजन पूछेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि उसने हमारे को N2 और O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, इस वजह से आइस्टेबल को बनाना हमारे लिए जरूरी है। हम आइस्टेबल की मदद से इनिशियल कंसंट्रेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में हमें आइस्टेबल बनाना होगा ताकि हम लोग N2 और O2 दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को निकाल सकें। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर है। तो आइस्टेबल क्या होता है, I, C और E। I का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां तक की बातें भी क्लियर इंशाल्लाह हो रही होंगी। उसके बाद C का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, और E का मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आई होप यहां तक की बात भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलें, अब मुझे बताएं इनिशियली नाइट्रोजन कितना था, कितनी कंसंट्रेशन थी नाइट्रोजन की? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशन थी 5.87 और O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, 16.2 और NO की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं कि आप, इनिशियली तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो रिएक्टेंट अभी डाले, प्रोडक्ट थोड़ी बना होगा। तो इनिशियली प्रोडक्ट 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, चेंज कितना आया होगा सर, तो हम मान लेते हैं X आया होगा। चेंज कितना आया होगा, X। तो यहाँ पे भी प्लस आया होगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, ये कि 1 मोल है तो प्लस X आ रहा है, अगर यहाँ पे भी 1 मोल है तो प्लस X आ रहा है, अगर 2 थे तो प्लस 2X आता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे 1 मोल था तो प्लस 1X आ रहा है,
प्लस का मतलब सॉरी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो माइनस आएगा। इसी तरीके से O2 की कंसंट्रेशन भी माइनस एक्स क्या हो रही होगी, डिक्रीज। और इसी तरीके से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। प्लस आएगा इंक्रीज का मतलब, और 2 मोल है तो 2x होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। 3 मोल होते तो 3x होती, 4 मोल होते तो 4x होती। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.87 माइनस का x। इसी तरीके से इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16.2 माइनस का x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 2x तो ये हो जाएगा 2x। मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट्स, क्या आपको NO की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता है? तो आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल पता है। कितनी है, 11.28। इसका मतलब हमें पता है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन NO की कितनी होगी, 11.28। इसका मतलब 2x को बराबर होना चाहिए किसके, 11.28 के। तो यहां से x को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 11.28, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल जाएगी, 5.64। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब हमें x पता चल गया। इस x को अगर मैं इसमें डाल दूं तो मुझे इक्विलिब्रियम पर N2 की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो यहां से देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ, चेक करिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 निकाल लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ O2 निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम पर। कहां पे निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। तो जरा चेक करिएगा, 5.87 माइनस x कितना है, 5.64। तो इसको करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.23। इसी तरीके से हमारे पास 16.2 माइनस का x कितना है, दैट इज 5.64। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.56। और यूनिट लाजमी लिखिएगा, यूनिट क्या होगा, मोल पर dm3। लाजमी लिखिएगा यूनिट, मोल पर dm3। अब स्टूडेंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पर N2 की कंसंट्रेशन भी आ गई, इक्विलिब्रियम पर O2 की कंसंट्रेशन भी आ गई। तो अब हम Kc निकाल सकते हैं। स्टूडेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, the Kc expression for the given reaction is, तो भाई देखिए Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kc बराबर होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। रेशियो है तो प्रोडक्ट कौन है, NO, तो ये आ गया NO, और इसके मोल कितने थे, 2, तो वो इसकी पावर बन जाएगी, सिखा चुका हूं। उसके बाद रिएक्टेंट 2 है, एक रिएक्टेंट है N2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा, और एक रिएक्टेंट है O2। चले भाई, NO की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, 11.28। तो 11.28 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। N2 की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है, 0.23, तो ये आ गया 0.23। O2 की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज 10.56। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 52.38। और आप बोलेंगे सर यूनिट मैं आपको बता देता हूं। देखें ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन मोलर होता है, और इसका स्क्वायर है तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ये भी कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट होगा मोलर, ये भी कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट होगा मोलर। तो ये हो जाएगा मोलर इंटू मोलर, क्या हो जाएगा, मोलर स्क्वायर। स्क्वायर से दोनों की वैल्यू ऊपर नीचे वाली कैंसिल हो गई। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर हुई बात, चले भाई बेहतरीन हो गई। चले तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्या आप जवाब देंगे मेरे लिए? स्टूडेंट क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए Kp क्या होगा? बस ऐसे पूछ लिया, मेरा दिल चाह रहा था। Kc इस रिएक्शन के लिए आप मुझे बता सकते हैं Kp क्या होगा? तो आपका फौरन जवाब आएगा, सर जो वैल्यू Kc की आई है ना, वही वैल्यू Kp की भी होगी। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट फाइनल मोल कितने हैं, 2। इस रिएक्टेंट के मोल 1 और इसका 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल भी 2 है, प्रोडक्ट के मोल भी 2 है। तो मैंने आपको बताया था अगर रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो जाए तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 हो जाता है, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 होने की वजह से
केसी और केपी बराबर हो जाते हैं। इसलिए पूछ लिया कि आपको याद था कि नहीं, इसलिए मैंने बोला कि न्यूमेरिकल में अगर पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे दें। चले भाई, यहां जाके उसने हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब आप पता क्या सोच रहे होंगे, आप बोलेंगे सर बुक के अंदर तो वैल्यू 50.2 करके आ रही है, या 51.2 या 50.2 है, लेकिन आपकी वैल्यू तो 52.38 आ रही है, ये क्या मसला है? तो स्टूडेंट मसला ये है कि यहाँ पर जो मोलर मासेस है ना, उनमें थोड़ा बहुत, क्योंकि जब हम वैल्यू लेते हैं 16, 14, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज होती है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। तो आप इससे टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट आया। क्लियर? आज का ये जो लेक्चर है स्टूडेंट यहाँ जाके कंप्लीट होता है। आई होप जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आज आपको करवाए, 4 न्यूमेरिकल्स ही करवाए हैं, तो इंशाल्लाह आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। इनकी लाजमी से प्रैक्टिस करिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।